हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ के नर्व की। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के नर्व में हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व की, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की और रेडियल नर्व की। ठीक है, तो ये देखिए इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सिलरी नर्व से हम शुरू करते हैं। तो एक्सिलरी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो देखिए हमारी ब्रैकियल प्लेक्सिस है और ब्रैकियल प्लेक्सिस के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सिस C5 से T1 यहाँ तक ओरिजिनेट होती है, तो इसके रूट्स ये हैं। ठीक है, और इससे जब ये ओरिजिनेट होगी C5 और C6 से, तो देखिए ये जो है दोनों मिल के C5 और C6 ये अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो अपर ट्रंक फिर क्या करती है? तो देखिए अपर ट्रंक की ये एंटीरियर डिवीजन में जाती है और पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर डिवीजन, देखिए पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ आ गई, तो हम ऐसे देखें C5 C6 ये देखिए ये हमारे हो गई अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की फिर देखिए पोस्टीरियर डिवीजन से यहाँ चली गई और यहाँ से फिर देखिए ये एक्सिलरी नर्व का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व में यहाँ C5 और C6 के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से जाते हैं। ये हो गया और बाकी हम इस पे ब्रैकियल प्लेक्सिस में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारी एक्सिलरी नर्व हो गई। तो पता चला एक्सिलरी नर्व जो होती है ये हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। तो ये देखिए ये जो है ये येलो वाली ये पोस्टीरियर कॉर्ड है और पोस्टीरियर कॉर्ड से देखिए ये हमारी एक्सिलरी नर्व ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो ये एक्सिलरी नर्व सप्लाई किसको किसको करती है? तो देखिए डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और टीरीज माइनर मसल्स को। तो डेल्टॉइड मसल्स का काम क्या होता है? एबडक्शन करना, और 15 से 90 डिग्री एबडक्शन ये डेल्टॉइड मसल से होता है। और ये हमारे टीरीज माइनर मसल जो है ये रोटेटर कफ मसल्स है और ये क्या करती है? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो ये ह्यूमरस का एक्सटर्नल रोटेशन कराती है। तो ये इसके फंक्शन हो गए और ये दोनों जो सप्लाई होती है हमारी एक्सिलरी नर्व से। अब देखिए यहाँ पे कॉजेज ऑफ इंजरी। तो एक्सिलरी नर्व के इंजरी के कॉज क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक्सिलरी नर्व यहाँ पे है। ठीक है, तो सर्जिकल फ्रैक्चर यहाँ पे होगा। सर्जिकल नेक का अगर फ्रैक्चर हो रहा है ना, तो हमको एक्सिलरी नर्व जो है यहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगी। वही बताया गया, फ्रैक्चर्ड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो है फ्रैक्चर होगा तो हमको एक्सिलरी नर्व डैमेज होने का चांस दिखेगा, एक चांसेस हुआ है। और दूसरा ये हो सकता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस। तो ह्यूमरस ये जो है ना, ये देखिए ये एक्सिलरी नर्व पीछे से जाती है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टॉइड में और यहाँ बिल्कुल चिपकी रहती है। ठीक है, और जब ये एंटीरियर डिसलोकेशन होगा इसका ह्यूमरस का, तो ये जो है ना ये और आगे आएगा, इस वजह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चांसेस है, एक तो फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इस वजह से एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, या एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस इस वजह से हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। अब इसमें हमको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए फ्लैटन डेल्टॉइड, तो ये डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और जब ये एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमको फ्लैटन डेल्टॉइड देखने को मिलेगा। और लॉस ऑफ आर्म एबडक्शन एट शोल्डर मोर देन 15 डिग्री। तो देखिए इसका काम ही क्या था? 15 से 90 डिग्री एबडक्शन कराना, और जब ये इंजर्ड हो गई तो एबडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 0 से 15 डिग्री तक तो देखने को मिलेगा, क्योंकि 0 से 15 डिग्री तक जो होता है हमारा वो सुप्रा स्पाइनेटस से होता है। ठीक है, तो सुप्रा स्पाइनेटस यहाँ सही है, इसलिए 0 से 15 कराएगी और 15 से आगे जो है 15 से 90 ये वाला एबडक्शन नहीं होगा। तो वही बताया कि लॉस ऑफ आर्म एबडक्शन एट शोल्डर और मोर देन 15 डिग्री। और बताया कि लॉस ऑफ सेंसेशन और डेल्टॉइड एंड लेटरल आर्म। तो यहाँ डेल्टॉइड पे और लेटरल आर्म पे हमको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये हमारी जो है एक सेंसरी सप्लाई यहाँ पे होती है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व की। तो ये देखिए डेल्टॉइड और ये फोर आर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है, और जब एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो यहाँ से लॉस ऑफ सेंसेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन यहाँ देखने को मिलेगा, सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सिलरी नर्व। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। ठीक है, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में कॉजेज ऑफ इंजरी क्या हो सकती है? तो देखिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देखिए यहाँ पे C5 से देखिए इस तरह होती है, C6 से इसके फाइबर होते हैं, और C7 से देखिए C7 से ये देखिए C7 इसका रूट हुआ। फिर उसके बाद फिर ये चली जाती है हमारी मिडिल ट्रंक में, और मिडिल ट्रंक से ये देखिए ये एंटीरियर डिवीजन के थ्रू ये चली जाती है हमारे लेटरल कॉर्ड में, और लेटरल कॉर्ड से ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में। तो देखिए C5 C6 C7 तीनों में हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। और इसमें कॉजेज ऑफ इंजरी क्या होगी? अपर ट्रंक कंप्रेशन। तो अपर ट्रंक का कंप्रेशन होगा तो हमको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में इंजरी देखने को मिलेगी। अब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में इंजरी देखने की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए ये हम देखने से पहले इसका कोर्स देख लें। तो ये देखिए ये हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। ठीक है, तो देखिए लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और फिर यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले क्रोकोब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद फिर देखिए ये शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड्स ऑफ बाइसेप्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रेकियालिस मसल्स के शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को ये हमारी जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। और साथ साथ एक चीज़ और देखिए, यहाँ ब्रेकियालिस मसल्स को भी हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ही सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब ये देखिए बाइसेप्स ब्रेकियालिस मसल का काम क्या होता है? तो देखिए सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म एंड फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो ये पता चला कि हमारी ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म भी कराएगी और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो देखिए ये बाइसेप्स ब्रेकियालिस मसल का भी काम है और ब्रेकियालिस मसल का भी काम है। ठीक है, तो ये हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का फंक्शन हो गया। तो अब जब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का
यहाँ डैमेज हो जाएगा अपर टंग कंप्रेशन की वजह से, तो क्या होगा, तो देखिए डिक्रीज बाइसेप्स C5 to C6 रिफ्लेक्स, तो बाइसेप्स का रिफ्लेक्स कम हो जाएगा क्योंकि बाइसेप्स इसी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से ही सप्लाई होती है, पहली बात। और लॉस ऑफ फोर आर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, तो देखिए फ्लेक्शन और सुपिनेशन देखिए, ठीक है, दोनों हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का ही फंक्शन था, ठीक है, तो ये दोनों लॉस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर रेडियल एंड डॉर्सल फोर आर्म, तो रेडियल और डॉर्सल फोर आर्म से सेंसेशन भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए ये है, ठीक है, रेडियल फोर आर्म और डॉर्सल फोर आर्म, ठीक है, ये देखिए। तो ये सेंसरी सप्लाई यहाँ पे हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से होती है, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाएगी तो यहाँ से सेंसरी सप्लाई गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी के केस में क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं रेडियल नर्व की, ठीक है। तो देखिए रेडियल नर्व C5 to T1, तो ये देखिए ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो रेडियल नर्व ये देखिए यहाँ है, ठीक है। तो रेडियल नर्व में देखिए सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से और इस तरह से देखिए सारे फाइबर जो है रेडियल नर्व में हमारे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, रेडियल नर्व का कोर्स देखिए, तो ये देखिए रेडियल नर्व जो होती है हमारी मीडियल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है, और मीडियल कॉर्ड से रेडियल नर्व निकलेगी। फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले सप्लाई करती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ये फर्स्ट एल्बो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए ये स्पाइरल ग्रूव में आती है, स्पाइरल ग्रूव में आने के बाद ये देखिए ये होती है, और यहाँ पे फिर आके ये लेटरल मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, ठीक है, लेटरल मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को जब सप्लाई करती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आती है, और यहाँ पे देखिए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई करती है, और ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ये रिस्ट एक्सटेंसर है, ठीक है। और उसके बाद फिर और आगे आती है, और ये देखिए ये पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व बनती है, और ये पोस्टीरियर इंटरऑसियस नर्व ये एक्सटेंसर ऑफ थंब एंड फिंगर, ठीक है, थंब और फिंगर को एक्सटेंड कराती है। तो कुल मिलाकर हमारी ये जो रेडियल नर्व है ना, ये रेडियल नर्व ये हमारे एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये फोर आर्म और रिस्ट और एल्बो सबको एक्सटेंड ही कराती है, ठीक है, यहाँ तक कि फिंगर्स को भी। तो ये हो गया हमारे रेडियल नर्व का कोर्स। और उसके बाद फिर रेडियल नर्व में इंजरी का क्या चांसेस होते हैं, तो देखिए कंप्रेशन ऑफ एक्जिला, तो यहाँ एक्जिला में भी ये दब सकती है। तो ये कि एक्जिला में क्यों दबेगी, तो देखिए बहुत कॉमन हमारे पास वो है सैटरडे नाइट पाल्सी, बहुत कॉमन, ठीक है। तो देखिए कैसे, ड्यू टू क्रचेज और स्लीपिंग विद आर्म ओवर चेयर, तो देखिए यहाँ पे हमारी रेडियल नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। और कोई ये मान लो ये चेयर है, चेयर पे ऐसे हाथ रख के सो जाए ना, तो यहाँ पे ये रेडियल नर्व दबी रहती है। तो जब रात भर अगर कोई ऐसा सो गया तो ये दब जाती है, और इस वजह से रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। और सैटरडे नाइट पाल्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सैटरडे नाइट में लोग वीकेंड मनाते हैं, और वीकेंड मनाने के बाद क्या करते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं। और जब अल्कोहल यूज़ करते हैं उसके बाद चेयर पे बैठे बैठे सो जाते हैं, उनका हाथ इसी तरह रहता है चेयर पे, और उनको पता भी नहीं चलता। और जब सुबह उनको पता चलता है तो ये रात भर कंप्रेस होती है, और ये हमारी रेडियल नर्व जो होती है ये इंजर्ड हो जाती है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी, ठीक है, रेडियल नर्व पाल्सी या सैटरडे नाइट पाल्सी। तो ये कंप्रेशन ऑफ एक्जिला, तो एक्जिला में कंप्रेस होगी तो ये सारे फंक्शंस जो है ये सब लॉस हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ से एल्बो का भी एक्सटेंसर नहीं होगा, ना ही रिस्ट का एक्सटेंसर होगा, और ना ही डिजिट्स का भी यानी फिंगर्स का एक्सटेंसर होगा, तो पूरा एक्सटेंसर खत्म हो जाएगा। या मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर, तो अगर मिड शाफ्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है तब भी ये रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाएगी। या हो सकता है रिपीटेटिव प्रोनेशन सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म दैट इज ड्यू टू स्क्रू ड्राइवर यूज, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा है ना, तो एक बार बंद करेगा खोलेगा ऐसे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा जब घुमाएगा खोलेगा तो उस वजह से ये जो है हमारी रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाएगी। इसी वजह से इसमें फिंगर ड्रॉप देखने को मिलता है। इसमें फिंगर ड्रॉप क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर की जो सारी है ना ये रिस्ट एक्सटेंसर और एल्बो एक्सटेंसर ये काम करेंगे, ठीक है, इस वजह से इसमें सिर्फ फिंगर ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसके कॉज ऑफ इंजरी की। अब बात करते हैं, देखिए इंजरी अबव द एल्बो कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर पोस्टीरियर आर्म फोर आर्म एंड डॉर्सल हैंड। तो देखिए अगर यहाँ एल्बो के ऊपर इंजरी हो रही है ना, तो एल्बो के ऊपर इंजरी हो रही है, तो देखिए सबसे पहले हम सेंसरी सप्लाई की बात करें, तो ये देखिए ये जो सेंसरी सप्लाई होती है ये देखिए ये पूरी और ये वाला हिस्सा ये हमारे रेडियल नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है, ये देखिए। तो ये अगर एल्बो से ऊपर इंजरी हो रही है तो यहाँ से भी सेंसेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। उसी को यहाँ बता दिया गया कि लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर पोस्टीरियर आर्म, तो देखिए ये पोस्टीरियर आर्म है, ठीक है, और पोस्टीरियर फोर आर्म, और उसके अलावा क्या बताया गया, एंड डॉर्सल हैंड, ठीक है, और डॉर्सल हैंड से भी ये सेंसेशन खत्म हो जाएगा, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेंसरी लॉस। और उसके अलावा देखिए फिर क्या होगा कि रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो रिस्ट ड्रॉप क्यों देखने को मिलेगा, तो हमको मालूम है कि ये जो यहाँ से ही डैमेज हो गई तो ये एक्सटेंसर है और एक्सटेंड नहीं कराएगी, इस वजह से देखिए ये सारी एक्सटेंसर मसल काम नहीं करेंगे और रिस्ट ऐसे हो जाएगी, इसी को बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। और लॉस ऑफ एल्बो, ठीक है, एल्बो पे भी हमको जो है एक्सटेंसर का लॉस देखने को मिलेगा, रिस्ट पे भी देखने को मिलेगा, और फिंगर एक्सटेंशन, हर जगह हमको एक्सटेंशन का लॉस देखने को मिलेगा। और फ्लेक्शन सही रहेगा, लेकिन फ्लेक्शन सही होने के बावजूद ग्रिप की स्ट्रेंथ जो होगी ना ये कम हो जाएगी। और ग्रिप की स्ट्रेंथ कम इसलिए होगी क्योंकि देखिए बताया गया रिस्ट एक्सटेंशन नेसेसरी फॉर मैक्सिमम
मैक्सिमल एक्शन ऑफ फ्लेक्सर। तो ये देखिए इसके फ्लेक्सर का एक्शन सबसे ज़्यादा हो ना, इसलिए ज़रूरी है कि ये रिस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में रहे, और जब रिस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं रहेगी तो ये फ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इस वजह से यहाँ पे ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो वही बताया गया डिक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ विद एक्सटेंशन नेसेसरी फॉर मैक्सिमल एक्शन ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अगर यहाँ एल्बो से ऊपर इंजरी हो रही है तब हमको देखने को मिलेगा। और अगर इंजरी जो होती है ना बिलो द एल्बो कैन कॉज पेरेस्थीसियास ओवर डॉर्सल फोर आर्म। ठीक है, डॉर्सल फोर आर्म यहाँ पे देखिए, डॉर्सल फोर आर्म पे हमको पेरेस्थीसियास देखने को मिलेगा अगर एल्बो के नीचे इंजरी हो रही है, क्योंकि ऊपर वाला तो सेफ है ना, ऊपर वाली पहले से सप्लाई हो जा रही है, तो इसके नीचे इंजरी हो रही है तो यहाँ पे हमको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और उसके अलावा फिर क्या है, तो देखिए ये क्यों देखने को मिलता है, तो सुपरफिशियल रेडियल नर्व। तो यहाँ पे देखिए ये सुपरफिशियल रेडियल नर्व है, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इंजर्ड हो जाएगी, इस वजह से हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और रिस्ट ड्रॉप, तो रिस्ट ड्रॉप भी हमको देखने को मिलेगा। और रिस्ट ड्रॉप क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए बताया गया पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। तो ये देखिए ये पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व जो है इसमें डैमेज होने की वजह से हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये देखिए रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, लेकिन एल्बो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। ठीक है, एल्बो नॉर्मल रहेगा और रिस्ट ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा क्या बताया गया, ट्राइसेप फंक्शन एंड पोस्टीरियर आर्म सेंसेशन सेपरेट इन मिड शाफ्ट फ्रैक्चर। तो अगर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो रहा है ना, तो ये देखिए ट्राइसेप्स का, ये देखिए ट्राइसेप्स वो रहेंगे, क्योंकि मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो तो ट्राइसेप्स ही हमारी वो रहेंगी। और पोस्टीरियर वाला जैसे हिस्सा ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेंसेशन बाकी रहेगा। तो ये बताया गया। तो बहरहाल इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक्सिलरी नर्व में हमारे फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस देखने को मिलेगा, मतलब इसकी वजह से देखने को मिलेगा, या एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस की वजह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी एबडक्शन जो होता है डेल्टॉइड की वजह से 15 डिग्री से 90 डिग्री तक ये लॉस हो जाएगा, और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड एंड लेटरल आर्म। तो डेल्टॉइड और लेटरल आर्म यहाँ पे देखिए, यहाँ से सेंसेशन खत्म हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रेजिमेंट बेड साइड। अभी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में देखिए यहाँ पे हमको लॉस ऑफ फोर आर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, क्योंकि ये मोस्टली फ्लेक्शन कराती है, तो फ्लेक्शन और सुपिनेशन हमको लॉस देखने को मिलेगा। और लॉस ऑफ सेंसेशन और रेडियल एंड डॉर्सल फोर आर्म। तो देखिए यहाँ पे हमको, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात किए रेडियल नर्व की। तो रेडियल नर्व में हमको मेन चीज़ याद क्या रखना है कि यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव से पहले सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कंप्रेस हो जाती है, इस वजह से पाल्सी हो जाती है, और ये सैटरडे को लोग ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करके चेयर पे बैठे रहते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया सैटरडे नाइट पाल्सी। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन चीज़ है, सैटरडे नाइट पाल्सी हमारे रेडियल नर्व के इंजरी की वजह से देखने को मिलती है। और इसमें जो है दूसरा कॉज क्या हो सकता है, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, तो यहाँ से भी फ्रैक्चर हो सकता है, और स्क्रू ड्राइवर की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो है रेडियल नर्व का मेन काम क्या होता है कि ये एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है और एक्सटेंड कराती है। तो ये जितना ऊपर से डैमेज होगी उतना ज़्यादा हमारी परेशानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिस्ट ड्रॉप ये देखिए, ये हमको याद रखना है। ये सारी चीज़ें डिटेल है, लेकिन इतना नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि रेडियल नर्व से हमारी रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो देखिए आर से रेडियल और आर से रिस्ट। ठीक है, डब्ल्यू से नहीं, आर से हम याद रखेंगे, तो हमको याद रखेगा कि रेडियल नर्व पाल्सी में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर से रेडियल, आर से रिस्ट, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे अल्नर नर्व की और मीडियल नर्व की, और रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व। ठीक है, ये सारे हम बात करेंगे। ठीक।